नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपका अध्ययन जारी होगा आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। जिस भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, वो चाहे सीटेट का हो, टेट का हो, रेलवे, एसएससी, पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशंस कर रहे हो, आपका अच्छा चल रहा होगा। आज इस वीडियो में साथियों हम लोग सामाजिक अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपकी किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस अगर आप कर रहे हैं उसमें आपको 100% यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये जो कुछ प्रश्न हैं एग्जाम्स में आए हुए भी हैं और अति संभावित प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं आज का अभ्यास। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का उद्देश्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आर्थिक समानता, ऑप्शन बी सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना और ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकार और ऑप्शन डी कार्यपालिका की शक्तियाँ। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का उद्देश्य किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो सामाजिक न्याय, जाहिर सी बात है, सामाजिक न्याय तो यानी कि सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना ही क्या है, सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का उद्देश्य है सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए न्यायपालिका सुधार, ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था और ऑप्शन सी निर्वाचन सुधार और ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो भारत में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों, वो किसके लिए हुआ था? वो पंचायती राज व्यवस्था के लिए हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये पंचायती जो राज्य व्यवस्था, ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, तो इसको भी आपको साथियों याद रखना है। ये हुआ था आपका 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। और ये लागू कब हुआ था? तो लागू अगर आपसे पूछा जाए तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को ये लागू हुआ था। और ये संविधान संशोधन के तहत किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 243 अनुच्छेद जोड़ा गया। उसके लिए एक स्पेशल भाग 9 बनाया गया संविधान में, और भाग 9 में 11वीं अनुसूची के तहत इसे जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था। ये त्रिस्तरीय हमारी पंचायती राज व्यवस्था होती है, जो गांव, ब्लॉक और जिले स्तर की होती है। इसे भी याद रखिएगा। और इसमें कितने कुल विषय होते हैं? तो इसमें टोटल कुल 29 विषय होते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा साथियों। क्या क्या याद रखना है आपको कि ये कब संविधान संशोधन हुआ था? 1992 में हुआ था। और कब से लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 से ईस्वी में लागू हुआ। संविधान के भाग 9 में है, 11वीं अनुसूची में है, और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। और इसमें कुल भी कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, पंचायती राज व्यवस्था का आधार किस देश की प्रणाली से प्रेरित है? तो ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत की परंपरागत व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो आधार है किस देश की प्रणाली से प्रेरित है साथियों? तो वो हमारी खुद की भारत की देन है पंचायती राज व्यवस्था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भारत की परंपरागत व्यवस्था। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी न्यायपालिका और ऑप्शन डी जनता। तो लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है साथियों? तो जाहिर सी बात है किसके पास होती है साथियों? जनता जनार्दन के पास होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी पश्चिम और ऑप्शन डी दक्षिण। तो मानसून भारत में साथियों किस दिशा से प्रवेश करता है? तो ये आपका प्रवेश करता है केरल राज्य से और दक्षिण पश्चिम दिशा से। तो आपका आ जाएगा भारत मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा से। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मेरी मेहनत कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मेरा उद्देश्य रहता है आपको 15 से 20 मिनट में अच्छे 30 प्रश्नों का अभ्यास कराऊँ, जो आपके अति संभावित प्रश्न हो आपके एग्जाम्स के लिए। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपका अभ्यास ऐसे ही जारी रहे। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 पर साथियों, राष्ट्रीय आय मापने की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए उत्पादन विधि, ऑप्शन बी व्यय विधि, ऑप्शन सी आय विधि और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो राष्ट्रीय आय मापने की कौन सी विधि है साथियों? तो कैसे मापते हैं? तो उत्पादन से भी, कितना हमारे उत्पादन हो रहा है, कितना व्यय हो रहा है और कितनी आय हो रही है। तो ये सभी विधियां हैं राष्ट्रीय आय मापने की। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो आपको ये बताना है तो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए कपास उत्पादन, ऑप्शन बी खाद्य उत्पादन, ऑप्शन सी रासायनिक उद्योग और ऑप्शन डी पशुपालन। तो हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है साथियों? तो ये आपको बताना है। तो खाद्यान्न उत्पादन से, गेहूं और धान की फसल मुख्यतः उसके लिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति संबंधित है। और अगर आप पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो इसे भी याद रखिएगा। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक, और ये 1960 के दशक में उन्होंने प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन बी खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मुगल वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी शेरशाह। तो मुगल वंश की स्थापना साथियों किसने की? तो बाबर ने की थी। और कब, अगर आपसे पूछा जाए कि कब की थी, तो ये कब की थी? जब प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। तो इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने कब युद्ध हुआ था प्रथम पानीपत का युद्ध? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसी युद्ध में इब्राहिम लोदी को, जो दिल्ली का सुल्तान था, उसे हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन बी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 9। भारत में विधानसभा की अधिकतम कार्यकाल अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो भारत में विधानसभा की अधिकतम कार्यकाल अवधि कितनी होती है? तो साथियों कितनी होती है? 5 वर्ष के लिए होती है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा 5 वर्ष। विधानसभा, लोकसभा साथियों कितनी होती है उसकी कार्यकाल अवधि? 5 वर्ष की होती है। अगर आपसे पूछा जाए विधान परिषद या राज्य परिषद, तो इन राज्यसभा, तो इनकी कोई भी क्या होती है? कार्यकाल अवधि नहीं होती। इनको कभी भी क्या नहीं किया, भंग नहीं किया जा सकता है। ये हमारी क्या होती है, जो राज्यसभा है वो क्या है? संसद की सबसे अपर हाउस है और उसे भंग नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जो विधान परिषद है उसे भी भंग नहीं किया जा सकता। तो आप अगर पूछा जाए विधान परिषद या राज्यसभा के बारे में तो कभी भंग नहीं की जा सकती, उनका कार्यकाल अनवरत होता है। और विधानसभा जो होती है और जो लोकसभा होती है उनका 5 वर्ष का होता है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमती है? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी दीर्घ वृत्ताकार, ऑप्शन सी वर्गाकार और ऑप्शन डी सीधी रेखा। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमती है? तो साथियों किस पथ पर घूमती है? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है। कैसे पथ पर? दीर्घ वृत्ताकार। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 11। भारत में संरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट किसके नियंत्रण में होते हैं? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला प्रशासन, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी वन उपयोगकर्ता समूह। तो भारत में जो संरक्षित वन होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, किसके नियंत्रण में होते हैं? तो वो किसके नियंत्रण में होते हैं? राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी टीकाकरण, ऑप्शन सी खेल और ऑप्शन डी कृषि सुधार। तो जो भारत में मिशन इंद्रधनुष है साथियों किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका टीकाकरण से संबंधित है। और इसकी शुरुआत भी अगर आपसे पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत दिसंबर 2014 में की गई थी मिशन इंद्रधनुष के नाम से। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो शिशु बच्चे हैं, तो उनको डिप्थीरिया और पोलियो, इन सभी खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। काला बुखार जो है आपका, तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए तो दिसंबर 2014 में शुरू की गई थी। और वो किसके उद्देश्य के लिए था? टीकाकरण के उद्देश्य। तो ये इसके भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सूखा रोकना, ऑप्शन बी विस्थापन रोकना और ऑप्शन सी जंगल कटाई और ऑप्शन डी उद्योगों को बढ़ावा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था साथियों विस्थापन को रोकना। और किसके विस्थापन को रोकना? जो नर्मदा नदी के किनारे जो मछुआरे और जो आदिवासी लोग थे, तो उनके विस्थापन को रोकना, क्योंकि नर्मदा क्या बनाए जा रहे थे? बांध बनाए जा रहे थे जिससे लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा था। तो उसी के विरुद्ध में। और आप पूछा जाए कि किसने आंदोलन की शुरुआत की थी, तो मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने, ठीक है, 1985 ईस्वी में इसके नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। तो इसे भी याद रखिएगा 1985 में। और मेधा पाटकर और बाबा आमटे, इनको याद रखिएगा साथियों। मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने इसकी शुरुआत की थी। जो मेन थी इसमें जो सोशल एक्टिविस्ट, वो मेधा पाटकर रही थी 1985 में।
तो इनका किसके विस्थापन को रोकना, जो आदिवासी लोग थे और जो वहाँ पे मछुआरे जो लोग थे उनके विस्थापन को रोकना, क्योंकि बांध बनाए जा रहे थे अनियंत्रित बांध नर्मदा नदी पर, तो उसके खिलाफ ही आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मृदा अपरदन का कारण क्या है? ऑप्शन ए पेड़ लगाना, ऑप्शन बी वर्षा की कमी, ऑप्शन सी अत्यधिक कटाव और ऑप्शन डी नदी प्रदूषण। तो मृदा अपरदन का कारण क्या है? अत्यधिक कटाव, तो यही है इसका कारण, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा साथियों? तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपसे पूछे सबसे बड़ा तो कौन सा है आपका? राजस्थान, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है? गोवा। जो गोवा है वो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछ ले तो उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य अगर पूछे तो सिक्किम आपको जवाब देना है। तो इसे भी याद रखिएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो ऑप्शन सी राजस्थान। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरी उम्मीद से तो मैंने अच्छा ही प्रयास किया आप लोगों के लिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ अध्ययन करने वाले साथी हैं, जो भी आगे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और आप इस वीडियो को बैठ के, खड़े होके, चलते फिरते, खाते पीते, जॉगिंग करते, कैसे भी सुन सकते हैं। 1-2 बार अगर सुन लेते हैं तो आपको इसके सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अगर आपके पास कम टाइम रहता है, मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकूं, 15 से 20 मिनट में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। रील देखने से अच्छा है कि साथियों कुछ इन्फॉर्मेशनल चीज़ देखी जाए जो आपका टाइम भी वेस्ट ना करे और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी दें। आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी का झुकाव कितने अंश का होता है? आपको बताना ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 66.5 डिग्री और ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो पृथ्वी का झुकाव कितने अंश का होता है साथियों? तो ये 23.5 डिग्री का होता है, 23.5 डिग्री का होता है। तो पृथ्वी का झुकाव कितने अंश का होता है? तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए 23.5 डिग्री का। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 17। कलारीपट्टू किस राज्य की पहचान है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। तो कलारीपट्टू किस राज्य की पहचान है साथियों? तो ये क्या है? केरल राज्य की पहचान है। और ये पूछा भी जाए कि अगर कलारीपट्टू है क्या चीज़, तो एक मार्शल आर्ट है, कि ये युद्ध कला है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? केरल राज्य से हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा कलारीपट्टू किस राज्य की पहचान है? तो ऑप्शन सी केरल राज्य की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010 और ऑप्शन डी 2012। तो शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो साथ ही किस वर्ष लागू हो गया? तो ये हमारा लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। तो इसे भी डेट भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और अगर इसमें से कंफ्यूज मत होइएगा साथियों, ये भी पूछ लिया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो अगर पारित पूछ लिया जाए साल, तो उससे याद रखिएगा आप 2009 में पारित हुआ था। और यहाँ प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो लागू हुआ आपका 2010 यानी 1 अप्रैल 2010 को। तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, पारित और लागू ये दोनों में अंतर होता है साथियों, तो इसे याद रखिएगा। पारित अगर पूछे तो 2009 और लागू हुआ तो 2010। इसे बहुत ही याद रखिएगा क्योंकि इसको शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 अधिनियम ही नाम इसको कहा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट और ऑप्शन डी गवर्नर। तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आप किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, पार्लियामेंट के प्रति होती है। तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन बी संसद के प्रति। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 20। जलवायु किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए 1 दिन का मौसम, ऑप्शन बी 1 सप्ताह का मौसम, ऑप्शन सी वर्षों का औसत मौसम और ऑप्शन डी 1 महीने का तापमान। तो जलवायु किस पर आधारित होती है साथियों? तो जलवायु क्या होती है? एक क्षेत्र की क्या होती है? एक एवरेज, उसमें वर्षों तक की जो एवरेज होता है एटमॉस्फेयर का, जो आपका मौसम होता है उसका। तो ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपको सही जवाब हो जाएगा वर्षों का औसत मौसम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
तो साथियों, कई दोस्तों की क्वेरीज़ रहती हैं, कमेंट में पूछते हैं कि सर और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई साथियों, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो देख सकते हैं। सीटेट के अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिलेंगे, ठीक है। आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वीडियो पड़े हुए हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत सरकार ने जल संरक्षण के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन ए स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन बी मनरेगा, और ऑप्शन सी जल शक्ति अभियान, और ऑप्शन डी सर्व शिक्षा अभियान। तो भारत सरकार ने जल संरक्षण के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो साथियों, कौन सी पहल शुरू की है? तो जल शक्ति अभियान चालू किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919, और ऑप्शन डी 1942। तो स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे साथियों पूछा गया है, तो कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपका सन 1905 ईस्वी में। और किसके विरोध में चालू किया गया था? तो ये चालू किया गया था जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, तो उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसके जो मुख्य जो आंदोलन करता थे वो लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी और अरविंद घोष जी थे। तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सन 1905 ईस्वी में, और ये बंगाल में शुरू हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, जो 5 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। 1857 के बारे में अगर पूछा जाए तो 1857 की क्रांति, ये आपका जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था 1857 स्टार्ट हुआ। 1919 के बारे में पूछा जाए तो 1919 साथियों क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिम लीग ने स्टार्ट किया था, और रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू हुआ था, और बाद में इसको गांधी जी ने समर्थन प्रदान किया था, और गांधी जी ने फिर इसको असहयोग आंदोलन के रूप में इसे शुरू किया था। और 1942 को जो शुरू हुआ था, वो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो इन सभी को साथियों याद रखिएगा, ये जो ईयर दे रखे हैं। तो 1857 को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, और 1919 को गांधी जी का असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 23। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो यहाँ पे खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शंस में आपको बताना है। तो इसमें जो सबसे अधिक तेल खनिज उत्पादन होता है तो आपका गुजरात में होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन ए संवैधानिक संस्था, ऑप्शन बी निजी संस्था, और ऑप्शन सी गैर सरकारी संस्था, और ऑप्शन डी स्थानीय संस्था। तो भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो साथियों कैसी है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक संस्था है। तो भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। औद्योगिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी रोजगार और उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन सी जनसंख्या घटाना, और ऑप्शन डी कृषि कम करना। तो औद्योगिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों? तो क्या करना होता है? तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और प्रोडक्शन बढ़ाना। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रोजगार बढ़ाना और उत्पादन बढ़ाना ही औद्योगिकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से संबंधित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी यमुना। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से संबंधित है साथियों? तो सिंधु नदी घाटी से संबंधित है, और इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को दूसरी भाषा में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता और सिंधु सभ्यता, ये तीनों एक ही के नाम है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से संबंधित? तो ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। लोकतंत्र में नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी मतदान का अधिकार, ऑप्शन सी व्यापार का अधिकार, और ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। तो लोकतंत्र में नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो है वो क्या है? नागरिक है तो जाहिर सी बात है साथियों, क्या है सबसे महत्वपूर्ण अधिकार? तो मतदान का अधिकार ही उसका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, मतदान का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी मेघालय, और ऑप्शन डी गुजरात। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ऑप्शंस में आपको बताना है। तो आपकी किस में होती है? तो ऑप्शन सी
मेघालय में होती है। और मेघालय में पूछा जाए कि मेघालय में भी कहाँ सबसे ज़्यादा, तो मासिनराम एक जगह है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो मेघालय। और मेघालय में कहाँ पे, मासिनराम जगह है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर आते हैं। बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए कानून बनाना, ऑप्शन बी धन जमा करना व ऋण देना, ऑप्शन सी चुनाव कराना और ऑप्शन डी सड़क निर्माण करना। तो ऑप्शन ये साथियों प्रश्न आया हुआ है तो बहुत आसान, लेकिन ये एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है, तो क्या होता है साथियों, धन जमा करना व ऋण देना। ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? एक प्रश्न और बचा हुआ है, अपना स्कोर वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप जैसी भी आपको लगा हो अच्छा बुरा ज़रूर बताइएगा। मेरा प्रयास ही रहता है कि अच्छा ही होगा, अपने हिसाब से मैंने अच्छा ही बनाया है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपको ऑल वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। और साथियों मैं नित्य प्रतिदिन आपके लिए 2 वीडियो डालता हूँ, सुबह 7 बजे, शाम को 5 बजे। आज संडे था इसलिए 8 बजे डाला। और मेरा उद्देश्य रहता है कि आप सभी लोग सफल हों, इसी उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग आप देखें, इसका प्रैक्टिस करें, अपनी किताबों के साथ किताबों से पढ़ते रहें और यहाँ से प्रैक्टिस करते रहें, अपना स्कोर चेक करते रहें कि कितनी आपकी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं। आते हैं साथियों आज के अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 30 पर आते हैं। दक्षिणी पठार किस प्रकार का है? ऑप्शन ए नई पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी पुरानी चट्टान संरचना और ऑप्शन सी हिमालय जैसी युवा पर्वत और ऑप्शन डी ज्वालामुखी क्षेत्र। तो दक्षिणी पठार किस प्रकार का है, तो साथियों किस प्रकार का, ये पुरानी चट्टानी संरचना है, जो पुरानी चट्टानी संरचना है साथियों दक्षिणी पठार। और अगर आपसे पूछ लिया है कि दक्षिण पठार कहाँ से तो शुरू होता है, ये नर्मदा नदी के दक्षिण से शुरू होता है। और जो आपका पूर्वी घाट है वो उसके पूरब में और पश्चिमी घाट के पश्चिम में, यानी त्रिकोणीय संरचना है दक्षिणी पठार की। और अगर आपसे पूछ लिया राज्य के बारे में पूछे कि किन राज्यों में फैला हुआ है, तो सबसे अधिकतर भाग इसका महाराष्ट्र में है और तेलंगाना में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों में ये दक्षिणी पठार में फैला हुआ। लेकिन जो इसका ज़्यादातर हिस्सा है वो महाराष्ट्र राज्य में है। तो याद रखिएगा दक्षिणी पठार किस प्रकार का है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, पुरानी चट्टानी संरचना। तो साथियों आज के सामाजिक अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास यहीं तक। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, स्कोर भी अपना जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच साथियों।